हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सबके लिए जीके जीएस के टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हूँ। ये क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी व ग्रुप डी एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। हमारे चैनल पर जीके जीएस के 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक हमने 270 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम सिर्फ 20 क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आपको क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसलिए आपको पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन दिखाते हैं। मानवाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा शब्द नकारात्मक अधिकार का वर्णन होता है। जो आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था, तो कब आया था? 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था। अब जो मानवाधिकार के संबंध में कुछ नकारात्मक अधिकार होते हैं, तो जैसे आप देख लीजिए, पहला क्या है? वे अधिकार जिनकी प्राप्ति के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। वे हमारा कोई भी ऐसा अधिकार नहीं होता जिसके लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, हमारा नकारात्मक अधिकार नहीं है। और कह रहे ऐसे अधिकार जो दूसरे के व्यक्तिगत कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी स्वतंत्रता तब तक स्वतंत्रता है जब तक वो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में खलल नहीं डाले, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं उत्पन्न करे, तब तक तो ये हमारी वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। आपके एग्जाम में क्या हो, इस तरह से क्वेश्चन में घुमा के पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सारे पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। जैसे जो नकारात्मक अभिव्यक्त वाले मूल अधिकार होते हैं, जो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 14 होता है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और 18 और 22 और 28, इसमें आपका 17 होते हैं और नकारात्मक वाला अधिकार नहीं होता है। तो आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलिए देख लीजिए नकारात्मक अधिकार के होते कौन कौन से हैं, और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ उनको नोट कर लीजिएगा। जैसे अनुच्छेद 14 में क्या 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 है? राज्य किसी व्यक्ति को विधि के संबंधित समता या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कोई भी राज्य क्या करेगा? विधि के समझ समता या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। किसी भी आधार पे राज्य उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा और समान रूप से व्यवहार करेगा। ये आपके अनुच्छेद 14 में बोला गया था। फिर अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया है? राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं करेगा। गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति के साथ मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी प्रकार का विभेद नहीं कर सकती। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम फिर SC ST को अलग सा आरक्षण क्यों मिलता है, उनको ऐसा रिजर्वेशन क्यों मिलता है? वो तो फिर विभेद हो गया। वो विभेद नहीं है। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पहला एक होता है समता, दूसरा होता है एक समानता। ये 2 पॉइंट होते हैं जो आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो समता और समानता को दोनों को एक मान लेते हैं, जबकि दोनों में डिफरेंस है। समता क्या होती है, समानता क्या होती है? समानता का मतलब होता है इक्वलिटी, मतलब हर चीज में बराबर। जैसे आप मान लीजिए क्या वो ये 2 पर्सन है, ठीक है, अब ये 2 पर्सन है, ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? अब अगर इन दोनों के बीच इक्वलिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? समानता करना होगा कि आप इनके बीच में कोई कंपटीशन रख रहे हैं, आप कह रहे बिल्कुल समानता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दोनों के बीच में समानता नहीं है ना। एक तो पहले ही इस पायदान पे खड़ा है और एक आपका इस पायदान पे खड़ा है, एक तो पहले से ऊपर है, दूसरा नीचे है, तो आप इक्वलिटी कैसे कर सकते हैं? तो इस कंडीशन में आपका क्या कर सकते हैं? उसको यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिए, उसको सपोर्ट दे के उसको भी इसी के इक्वल ले आइए। अब इक्वलिटी होगी ना, तो यहाँ पे जो टेम्परेरी आप सपोर्ट दे रहे हैं, वही सपोर्ट क्या होता है? आपका समता होता है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? कि जिस तरह से इस टाइम पे आप आरक्षण देते हैं या कुछ और चीज़ें दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उन्हें समता प्रदान कर रहे हैं कि पहले उस कैटेगरी के इक्वल तो आ जाए। जब वो इक्वल आ जाएगा तब आप इक्वलिटी करेंगे ना, तब समानता करेंगे। ये दोनों पॉइंट को क्लियर रखिएगा, क्योंकि पॉलिटी में क्या होता है, इस छोटे छोटे पॉइंट्स कई बार क्या होता है, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं।
अभी तो आपका रेलवे एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम में तो आसानी है, लेकिन कभी अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम वगैरह में, तो अगर मेंस आंसर राइटिंग में छोटे छोटे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आप सबके लिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का वर्णन है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बिल्कुल सही से बताइएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आपके कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपके सिर्फ 15 से कम हो रहे हैं तो अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए अपना स्कोर जरूर बताइएगा। समता का अधिकार, समता का अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता के अधिकार का वर्णन है। जो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 में आपका वर्णन किया गया विधि के समझ समता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विधि के समझ समता का वर्णन किया गया आपके अनुच्छेद 14 में। जो होते हैं विधि के समझ समता, ये किस में वर्णन किया गया, आपके अनुच्छेद 14 में किया गया है। जो समता का अधिकार है ये पूरा वर्णन किया गया 14 से 18 के बीच में आपके समता के अधिकार का वर्णन, कि किस प्रकार से हमें किस किस तरह से समानता करनी, किस आधार पर कोई विभेद नहीं करना, इस सब का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही न देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। कह रहा है जैसे कई बार क्या होता है, कोई अपराधी होता है, कुछ बार क्या होता है अपराधी अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये अपराध किया था, तो कोर्ट में क्या होता है उन्हीं की गवाही को आधार मान के उनके ऊपर जो भी धाराएं लगानी होती है, जिस तरह से मुकदमा होता है वो किया जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है कि अपराधी अपना अपराध को स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो कह रहे इसलिए उसमें एक अनुच्छेद में वर्णन है कि आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि अपना अपराध को स्वीकार करें। वो चाहेगा तो स्वीकार करेगा, चाहेगा तो नहीं। तो इसका वर्णन किस में है, तो इसका वर्णन है आपके अनुच्छेद 20 के तीसरे भाग में। उसमें वर्णन किया गया कि अपराधी को बाध्य नहीं कर सकती कि अपने अपराध को स्वीकार करे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार ये क्या है। जीवन का अधिकार आपका एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर इस क्वेश्चन का। जो संविधान के भाग 3 में, जो संविधान का आपका भाग 3 है, भाग 3 में कितने अनुच्छेद है, 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद है उनमें क्या मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। और जो मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट है ये आपने कहाँ से लिया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉन्सेप्ट से हमने मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया। कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ जाते हैं मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लेके। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में, तो भाग 3 में है। और भाग 3 में कितने से कितने अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ इन सबको नोट कर लीजिएगा। और संविधान के जो भाग 3 है इसी को भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, पहले क्या था आपके 7 मौलिक अधिकार थे, अब क्या हो गया था उसके पश्चात एक मौलिक अधिकार को आपके समाप्त कर दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, 6। पहला है आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके अलावा जो एक संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, कौन से एक्ट के द्वारा, 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा से संपत्ति के अधिकार को हटाकर संपत्ति के अधिकार को किस में रख दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो निवारक नजरबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसको एक निश्चित समय तक ही आप बंदी बना के रख सकते हैं। अगर आपने उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया तो 3 माह से ज़्यादा उसको बंदी बनाकर नहीं रख सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन होता है जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, रॉलेट एक्ट। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा होगा। रॉलेट एक्ट भी तो इसी से संबंधित था। उसमें क्या बोला गया था, उस समय जो रॉलेट एक्ट आया था जिससे भारतीयों ने काला कानून बोला था,
और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ही आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उस समय उन्होंने अंग्रेजों ने क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति को शंका के आधार पर उसको जब तक चाहे गिरफ्तार करके रख सकते हैं, तो जिसका भारतीयों ने विरोध किया था। उसमें तो जब तक आपके पास अधिकार नहीं होगा, किस आधार पर ले रहे पहले तो ये बताना पड़ेगा, और फिर ऐसा नहीं कि जब तक चाहे तब तक रख सकते हैं। एक निश्चित सीमा होती है कि 3 माह तक अगर आपको उसके विरुद्ध पूरे ठोस सबूत सब कुछ नहीं साबित कर पा रहे तो आप उसको नहीं रख सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? कुछ मूल अधिकार हैं जो केवल क्या है, सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इसमें कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त है? पहले विधि के समझ क्षमता, क्या आपको सबको प्राप्त होता है, और नागरिक हो या न हो कानून सबके लिए बराबर होता है। जैसे अलग अलग देश से लोग आते हैं हमारे यहाँ, उन्हें भले ही नागरिकता नहीं होती, लेकिन हमारे देश के कानून तो सबके लिए लागू होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उनको छूट मिलती है, तो ये तो है। दूसरा कह रहा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये सिर्फ हमारे नागरिकों को प्राप्त है। ऐसा नहीं कि विदेशी आके किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति करेगा, ये हमारे सिर्फ भारत के नागरिकों को अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके अलावा जो आपका प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी प्राप्त होता है, चाहे वो नागरिक हो या ना हो, उससे ये अधिकार होता है। अगर वो हमारे देश में आया है तो उसके पास नागरिकता हो ना हो, हमारे देश का कर्तव्य होता है कि उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, उसका ध्यान रखना। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार भी उसको प्राप्त है। अगर किसी तरह से यहाँ पे उसका शोषण हो रहा है तो उसको अधिकार है उस शोषण को विरोध कर सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कई बार क्या होता है, इन क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? जो आपकी रिट होती है, तो रिट क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने का अधिकार होता है। और रिट जारी करने का अधिकार किसमें वर्णन है? तो अनुच्छेद आपका 32 में, अनुच्छेद 32 में क्या रिट जारी करने के अधिकार का वर्णन है। तो कह रहे ऐसे कौन सी रिट है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क होती है? तो जो आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट होती है, ये क्या होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। और रिट कितने प्रकार की जारी की जाती है? तो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कौन कौन से? आपके परमादेश हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी, अधिकार प्रच्छा होगी, इसके अलावा उत्प्रेषण होती है और प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अब चलिए इन रिट के बारे में जान लीजिए, कई बार आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परमादेश, परमादेश का तात्पर्य क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई पदाधिकारी सार्वजनिक अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहा है, तब कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश। दूसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण अवैध निरोध के प्रति जारी की जाती है। जब किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण से अगर गिरफ्तार कर लिया गया, उसको बताया भी नहीं गया कि आपको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है, तो क्या होता है? उस टाइम पे बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जाती है। उस टाइम पे कोर्ट क्या करते हैं? दोनों को सुनता है। अगर वो निर्दोष साबित होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा क्या होती है? जिससे आपको लगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर काम कर रहा है, वैधानिक पद पर काम कर रहा है जिसका उसको अधिकार ही नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी पोस्ट है, उसमें आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है, फिर भी आप उसमें काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा? आपसे अधिकार प्रच्छा रिट जारी करके पूछा जा सकता है कि आप इस पद पर किस अधिकार पर काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। ये कौन सी रिट होती है? आपकी अधिकार प्रच्छा रिट होती है। दूसरी कौन सी होती है? आपकी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का तात्पर्य क्या होता है? अधिक जानकारी प्राप्त करना। जैसे कई बार कोई ऐसा केस हुआ जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट चाहता है या हाई कोर्ट चाहते हैं कि हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए और जानकारी होनी चाहिए, तो उससे हमें क्या करते हैं? उत्प्रेषण रिट जारी करते हैं कि इस केस की, इस मामले की हमें पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ये क्या होता है? उत्प्रेषण। एक और रिट जारी की जाती है, वो रिट होती है आपके प्रतिषेध। प्रतिषेध का तात्पर्य होता है तत्काल रूप से रोकना। कोई भी ऐसा कार्य हो रहा है, कोई भी ऐसा निर्णय लिया जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लग रहा है गलत है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उस समय प्रतिषेध रिट जारी करके उस कार्य को रोका जा सकता है, उस निर्णय को रोका जा सकता है। तो ये आपने रिट के बारे में समझ के इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे।
और जो मैंने 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बनाई है, इसमें आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। आप बस इस सीरीज को देख लीजिएगा और रेगुलर नोट्स बना के उसके साथ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उन सबको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आप अपने रेलवे के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि जितने भी हमने हर टॉपिक से क्वेश्चन ली। कुछ पहले का आपको जैसे इकोनॉमिक्स का भी सेक्शन कवर किया, साइंस को भी कवर किया, पॉलिटी को, बायोलॉजी को, ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, हर सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। और साथ में हर क्वेश्चन के साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लिए, ये 1000 क्वेश्चन को कवर करिए। देखिए आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो कह रहा है, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद कौन सा है। मूल अधिकारों से संबंधित एक विवाद हुआ था जो आपको 1967 हुआ था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये मूल अधिकारों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। जो आपके प्रेस की स्वतंत्रता है, तो जो भाषण की स्वतंत्रता होती है उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 में किसका उल्लेख है, क्या प्रदान किया गया है। तो जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा विधायी शक्ति पर पूर्ण सीमा रखता है। तो कह रहा है ऐसे जो विधायी शक्ति है उस पर पूर्ण सीमा कौन रखता है, इसका उल्लेख किस में है, ये आप बताइए। तो इसमें कह रहा है जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं उसमें कह रहा है कि जैसे 14 है, अनुच्छेद 15 है, 16 है, या फिर आपका 17 है। तो कह रहा है कौन सा अनुच्छेद है जो पूर्ण सीमा रखता है। तो जो आपका अनुच्छेद 17 है इसमें क्या होता है, पूर्ण सीमा का उल्लेख रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 14 में बोला गया था राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समझ समता या समान संरक्षण नहीं देगा, मतलब सबको समान रूप से संरक्षण देगा, ऐसा नहीं किसी विशेष व्यक्ति को करेगा। जबकि अनुच्छेद 15 में क्या बोला गया, राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थल किसी भी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। ये आपके अनुच्छेद 15 में बोला गया। और अनुच्छेद 16 में क्या बोला गया है, राज्य लोक नियोजन में धर्म, जाति, लिंग आदि आधारों पर विभेद नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का लोक नियोजन होगा, लोक से जुड़े काम होंगे, तो उसमें राज्य किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। वो व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का होगा, उसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। ये आपके अनुच्छेद 16 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें कह रहा है कौन सा अनुच्छेद सही नहीं है। जैसे अनुच्छेद 23 में आपके मानव तस्करी और जो मजबूर श्रम का उसका निषेध किया गया है कि पहले क्या होता था, जबरदस्ती श्रम कराते थे या मानव तस्करी करते थे। इसके निषेध का वर्णन आपके अनुच्छेद 23 में किया गया है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को जरूर नोट कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता रही हूँ ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण का उल्लेख किया गया है। जो भी अल्पसंख्यक उनके हितों को संरक्षण कैसे करना है, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 29 में किया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा अनुच्छेद 31 में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार, इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 31 में नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बाकी के तीनों जो अनुच्छेद थे वो सही थे, इसमें आपको पूछ रहा था कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन मानव अधिकार की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो सामाजिक भेदभाव होते हैं उसका उन्मूलन जो होता है मानव अधिकारों की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तो ये आपके सेकंड जनरेशन के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है। अभी मैंने आपको बताया जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विवरण होता है किस रिट को बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। अब आप जाइए जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, अब इसमें लिखिए परमादेश किस लिए जारी की जाती है, अधिकार प्रच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख, सारी चीज़ों को लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। अभी मैंने आपको बताया, इससे पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता था, लेकिन उसके पश्चात आपको क्या होता है, 44वां संशोधन किया जाता है। और 44वां संविधान संशोधन आपका कब किया जाता है? 1978 में। 1978 के संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब कानूनी अधिकार बना के इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 300 के काम में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 300 के काम में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को देखते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहते हैं तो आपको चीज़ें एकदम याद हो जाती हैं, और दोबारा एक बार वीडियो देखेंगे और एक बार नोट से रिवीजन करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में रह रहे एक ब्रिटिश नागरिक द्वारा किस अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता? आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें आपका क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो सिर्फ हमारे नागरिकों को है, जो बाहर के व्यक्ति होते हैं वो दावा नहीं कर सकता। तो उसमें जैसे व्यापार और पैसे की स्वतंत्रता, ये अधिकार हमारे सिर्फ नागरिकों को दिया गया है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक उसी को ये अधिकार है कि जो चाहे व्यापार कर सकते हैं, जो चाहे पैसा कर सकते हैं, बाकी जो नागरिक नहीं है उसको अधिकार नहीं दिया गया। कानून का समझ समानता, ये अधिकार सबको, चाहे वो नागरिक हो या ना हो। इसके और जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये अधिकार भी सबके लिए। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी अधिकार है। कोई भी विदेशी नागरिक आता है उसको पूरे अधिकार है, किसी भी धर्म के अनुसार यहाँ पे आके पूजा कर सकता है। जैसे आप देखते हैं बहुत बार बहुत सारे विदेशी नागरिक आते हैं यहाँ पे कुंभ मेला पे, उसके अकॉर्डिंग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, या हज की तरह या इस्लाम के जो तरीके उसके अंदर पूजा करते हैं। तो उनको पूरी स्वतंत्रता है कि जिस अकॉर्डिंग चाहे जिस धर्म की पूजा उपासना जिस तरीके से करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके लिए वो भारत के नागरिक हो या ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन से सार्वजनिक रोजगार के संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देते हैं? जो अवसर की समानता और रोजगार से संबंधित मामलों में इसका वर्णन अनुच्छेद 16 के भाग 1 और भाग 2 में किया गया है। जो अनुच्छेद 16 उसका भाग 1 और 2 में वर्णन किया गया है कि भारत के सभी नागरिकों को रोजगार के मामले में समान अवसर की समानता होगी। जैसे कोई वैकेंसी फॉर्म निकलता है तो सबको समानता दी जाती है ना, कोई भी व्यक्ति फॉर्म भर सकता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कर। ऐसा तो नहीं कि इसमें हिंदू भरेगा, इसमें मुस्लिम करेगा, इसमें इस लिंग का पुरुष भरेगा, इसमें इस लिंग का वो भरेगा। सबके लिए अवसर की समानता होती, यही वर्णन किया गया है आपके अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में कौन सा अधिकार गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है? इनमें से ऐसा कौन सा अधिकार है जो आपके किसी भी भारत का नागरिक हो या ना हो उसको भी उपलब्ध कराया गया है? तो आपका कौन सा अधिकार है? जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार होती है, भारत का नागरिक हो ना हो उसको भी क्या उपलब्ध है, क्यों मतलब अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, जो राइट टू एजुकेशन आया था। राइट टू एजुकेशन क्या है? एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये एक फंडामेंटल राइट है। जो आपका आरटीई एक्ट आया था, आरटीई एक फंडामेंटल राइट है जिसमें कहा गया था जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनके लिए मुफ्त निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और शिक्षा आपकी किस सूची में सम्मिलित है? तो शिक्षा आपके समवर्ती सूची में, जो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों को विभाजन किया गया, भिन्न भिन्न सूचियों में किया गया। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो शिक्षा होती है, शिक्षा किसमें? समवर्ती सूची में शामिल है, क्योंकि शिक्षा के लिए नियम कानून केंद्र भी बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। जो केंद्र सूची में शामिल होती है या जिसे संघ सूची कहते हैं, उसके नियम कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। जो राज्य सूची में होती है उसके लिए सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। जो समवर्ती सूची में होती है उसके लिए दोनों बनाता है। इसके अलावा कुछ आपके अपशिष्ट विषय होते हैं। अब अपशिष्ट विषय क्या होते हैं? जो नियम कानून को उस सूची में नहीं शामिल किए गए। जैसे हम मान लीजिए इस टाइम पे क्या होता है, साइबर क्राइम होते हैं, तो साइबर क्राइम के लिए भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। लेकिन साइबर क्राइम से संबंधित जो भी सूची का वर्णन आपके ना ही केंद्र सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में,
तो ये किस में आएगा, आपके अवशिष्ट विषय में। क्योंकि जब आपका संविधान बना तो कुछ ऐसे विषय थे जिनके लिए वर्णन नहीं किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे साइबर क्राइम की बात होती नहीं थी। तो वो सब किस में आएगा, अवशिष्ट विषय में। इस तरह से कुछ जो ऐसे जो तीनों सूचियों में नहीं होते वो विषय आपके अवशिष्ट विषय में होते हैं। क्लियर। इस तरह से आज हमने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ नोट्स जरूर बनाइएगा और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।